शाम को ऑफिस से घर आया तो पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ न कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया। बिना कुछ पूछे मैं हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। वापस आया तो नीरा चाय लेकर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। चाय के कप के साथ ही मैंने अपनी प्रश्नवाचक निगाह उसके चेहरे पर टिका दी। प्रश्न स्पष्ट था, क्या हुआ? सामने वाले फ्लैट को रामवीर सहाय जी ने स्टूडेंट्स को किराए पर दे दिया है। नीरा के स्वर में झल्लाहट और रोष दोनों ही टपक रहे थे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इतने महीने से फ्लैट खाली पड़ा हुआ था, अब चहल पहल रहेगी। वैसे भी जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ 24 घंटे रौनक रहती है। न कभी रात होती है न कभी दिन। एक सोता है तो दूसरा जागता है। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने पूछा तो नीरा बिफर पड़ी। तुम आदमियों का दिमाग तो जैसे घुटने में रहता है। आजकल के लड़के पढ़ाई के नाम पर घरों से दूर रहकर क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, क्या कभी सुना नहीं? माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा दिन रात एक करके पढ़ाई में लगा होगा, जबकि लड़के उनके पैसों से गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा नीरा, बच्चे किसी और के हैं, पैसे किसी और के हैं, पर परेशान तुम हो रही हो। आखिर वजह क्या है? साफ साफ बताओ। जब तक साफ साफ ना बताओ तुम्हारी तो कोई बात समझ ही नहीं आती। अपने घर में 3-3 जवान होती बेटियां हैं। हम दोनों पति पत्नी सुबह ही ऑफिस निकल जाते हैं और घर के ठीक सामने जवान होते लड़के आकर बस गए। चिंता न करूं तो क्या करूं? देखो नीरा, वे लड़के पराए हैं पर बेटियां तो अपनी हैं। उन्हें तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। फिर उन लड़कों के बारे में बिना कुछ जाने समझे गलत धारणा बनाना भी तो ठीक नहीं है। अब चिंता छोड़ो और जाओ अपना काम करो, कहकर मैं पेपर पढ़ने लगा। देखो जी, जवान लड़के लड़कियां आग और फूस के समान होते हैं। आसपास रहेंगे तो कभी भी आग पकड़ लेने का अंदेशा बना रहता है। तुम या तो सहाय जी से कहो कि लड़कों के बजाय किसी परिवार वाले को घर दे दें, या तुम ही कोई दूसरा घर देखो। हमें नहीं रहना अब यहाँ। सोते वक्त भी नीरा घर बदलने पर विचार करने की हिदायत देने लगी। मुझे आंख कान खुले रखने और लड़कों को मुंह न लगाने को कहकर नीरा तो सो गई, पर मैं सोचने लगा, क्या सचमुच बात इतनी चिंता करने लायक है जितना नीरा कर रही है? ये सच है कि आजकल अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, पर बिना किसी से मिले समझे उसके बारे में ये धारणा बना लेना कि वे बुरे ही हैं और यहाँ पढ़ने नहीं गुलछर्रे उड़ाने आए हैं, सरासर गलत है। फिर वे भले ही पराए हैं, पर हमें अपनी बेटियों पर तो विश्वास करना ही चाहिए। आखिर उन्हें तो हमने ही संस्कार दिए हैं। फिर भी मैं कल उन लड़कों से मिलूंगा और अपने निर्णय पर पहुंचूंगा कि हमें आगे उनके साथ किस तरह का संबंध बनाकर रखना है। दूसरे दिन रविवार था। मैंने जानबूझकर बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और वहीं कुर्सी डालकर पेपर पढ़ने बैठ गया। उन लड़कों को अपने काम से अंदर बाहर आते जाते देखता रहा। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अनायास मेरे घर में ताक झांक करने की कोशिश नहीं की। जब मेरी नज़र एक लड़के से मिली तो उसने अंकल नमस्ते कहकर मेरा अभिवादन किया, तो मैंने भी मौका हाथ से जाने न दिया। अरे बच्चों, आओ हमारे साथ एक एक कप चाय पियो। इसी बहाने हम लोग एक दूसरे के बारे में भी जान समझ लें। मैंने नीरा से पूछे बगैर ही उन लड़कों को चाय पीने के लिए घर बुला लिया। मुझे पता था नीरा को यह बिल्कुल नागवार गुजरा होगा कि मैंने उन लड़कों को घर में ही बुला लिया। इसीलिए मैंने नीरा को कोई औपचारिक सूचना देने के बजाय चुपचाप पेपर पढ़ते रहने में ही अपनी भलाई समझी। इस बात का विश्वास भी था कि लड़कों के आने पर चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लेकर अपने आप ही आ जाएगी नीरा। हुआ भी वही। एक एक करके 5 लड़के अंकल नमस्ते कहते हुए आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में नीरा भी चाय की ट्रे लेकर आ गई। मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि सुबह के नाश्ते में बनाया हुआ पोहा 5 लड़कों के बीच बांट दिया था नीरा ने। हमने उनसे बातों बातों में उनके पूरे खानदान की जानकारी हासिल कर ली और होनी अनहोनी पर तुरंत संपर्क कर सकूं, इसका हवाला देकर मैंने उन 5 के घरों का पता और फ़ोन नंबर भी नोट कर लिए।
उसी समय उनके सामने ही एक एक के घर पर फ़ोन मिलाकर मैंने बात भी कर ली। मेरे इस आश्वासन से कि मैं उनके बच्चों का एक अभिभावक की तरह ख्याल रखूंगा, वे लोग बहुत ही आभारी होने लगे। सभी से बात करके मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि बच्चे संस्कारी व सुशिक्षित घरों के हैं और यहाँ पर सचमुच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने ही आए हैं। कुछ आश्वस्त तो नीरा भी हुई, पर पता नहीं पिता की तुलना में माँ बच्चों के प्रति ज़्यादा शंकालु होती है या पिता से ज़्यादा बच्चों को प्यार करती है कि हर वक्त उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। नीरा ने बेटियों पर कई तरह की बंदिशें लगा डाली, जैसे जोर जोर से हंसना नहीं है, बालकनी पर ज़्यादा खड़ा नहीं होना, बाहर का सिर्फ जाली वाला ही नहीं लकड़ी का दरवाज़ा भी हमेशा बंद करके रखा करो आदि। समय के साथ साथ सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहा। लड़के घर पर कम ही रहते, सारा दिन कोचिंग सेंटर में ही होते। घर आते तो सो जाते और फिर रात को जगकर पढ़ाई करते। हमारे जीवन में और हमारी दिनचर्या में उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ तकनीकी बातों जैसे इंटरनेट, मोबाइल आदि की खास समस्याओं के लिए हम उन पर निर्भर हो गए थे और वे भी आम पड़ोसियों की तरह ही कभी कभार चाय पत्ती, चीनी, एक दो आलू टमाटर के लेन देन से ज़्यादा और कुछ दखलंदाजी नहीं करते। कल को हमारा छोटा सा बेटा बड़ा होगा और वो भी कहीं ना कहीं पढ़ने या नौकरी करने बाहर जाएगा ही, तब कोई उसके साथ अच्छी तरह पेश आए, हम भी यही चाहेंगे। इसीलिए मैं उन लड़कों के साथ और भी अच्छी तरह व्यवहार करता। मेरे अलावा नीरा की भी शंका उन लड़कों के प्रति कम हो ही रही थी कि एक दिन रात के 2 बजे घर में कुछ हलचल सी सुनाई दी तो मैं और नीरा घबराकर अपने कमरे से बाहर निकले। देखा तो हमारी बड़ी और छोटी बेटियां घबराई हुई सी खड़ी थीं। बाहर का दरवाज़ा खुला था और सामने वाले फ्लैट में भी कुछ असामान्य सी हलचल दिख रही थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? और स्नेहा और सौरभ कहाँ हैं? हम दोनों ने एक साथ ही सारे सवाल पूछ डाले। माँ, पापा, सौरभ तो सो रहा है पर स्नेहा घर में नहीं है। मैं अभी वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा दरवाज़ा खुला है और स्नेहा नहीं है। हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दिखा ही दिया इन शरीफजादों ने अपना रंग, कहकर नीरा सोफे पर निढाल पड़ गई। मैं दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। लड़कों के फ्लैट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं अपने वश में नहीं रह गया था। चीखते हुए मैं उनके घर में घुस गया। 5 में से 3 लड़के सामने ही खड़े थे और वो खुद भी परेशान लग रहे थे। विनय और राहुल कहाँ हैं? मैंने चीखते हुए पूछा। जी अंकल, वो अभी अभी गए हैं, बस आते ही होंगे। वो तीनों एक साथ बोल पड़े। कहाँ लेकर गए हैं वो मेरी बेटी को? मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अपना आपा खोता जा रहा था। अंकल, वो स्नेहा को लेकर नहीं गए हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हो रही है? अगर वो स्नेहा को लेकर नहीं गए हैं तो तुम्हें कैसे पता कि स्नेहा कहीं गई है? हमने तो नहीं बताया तुम्हें कि स्नेहा घर में नहीं है। जिन लड़कों को मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जाकर मान सम्मान और स्नेह दे रहा था, उन्होंने आज मेरे मुंह पर ऐसी कालिक पोत दी। सोचकर ही मेरा आत्मनियंत्रण खत्म होता गया और मैंने पास पड़ा बैट उठाकर उन पर बरसाना शुरू कर दिया। अचानक उन लड़कों के तेवर बदल गए। उन्होंने मेरे हाथ से बैट छीनकर फेंक दिया। अंकल, अभी तक हम आपके आदरवश चुप थे। आपके सम्मान की खातिर हमारा दोस्त अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस समय यहाँ से गया हुआ है और आप उसी पर शक कर रहे हैं, हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। आंटी ने हमेशा हमें ही शक की निगाह से देखा, पर कभी अपनी बेटियों पर भी निगरानी रखी? अगर निगरानी रखी होती तो ये दिन नहीं आता। स्नेहा विनय या राहुल के साथ नहीं भागी है, बल्कि किसी और के साथ गई है। पर आप चिंता न कीजिए, विनय और राहुल उसे वापस लेकर आते ही होंगे। उनकी बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। पर तभी पीछे से नीरा दहाड़ी, इनकी झूठी बातों में मत आइए, ये सब इनकी साजिश का हिस्सा है। ये हमें ऐसे ही उलझाकर तब तक रखना चाहते हैं जब तक वो दोनों स्नेहा को लेकर दूर न निकल जाएं।
आप तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाइए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। नीरा जोर जोर से रोई जा रही थी। प्लीज़ अंकल, आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। पुलिस को बुला लेंगे तो ये बात सभी को पता चल जाएगी। स्नेहा तो बदनाम होगी ही, आप सबका भी घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप बस थोड़ी देर हमारी बात पर यकीन कीजिए। अगर 10 मिनट तक वो स्नेहा को लेकर वापस नहीं आ जाते हैं तो आपको जो दिल आए वो करिएगा, पर अभी बस हमारी इस बात पर यकीन करिए कि राहुल और विनय स्नेहा को भगाकर नहीं ले गए हैं, बल्कि उसे किसी और के साथ इस समय जाता देखकर वापस ले आने के लिए गए हैं। हालांकि मेरी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी उन लड़कों की बात पर यकीन कर कुछ देर इंतजार करने में ही मैंने भलाई समझी। पुलिस के आने से सिवा बदनामी और बात के बतंगड़ के अलावा और कुछ हासिल नहीं होना था। मैं घड़ी देखता चहलकदमी करने लगा। नीरा और बच्चे भी घबराहट में अंदर बाहर चक्कर काटते रहे। अंकल, आप सबको पता है कि हम सब रात को जगकर पढ़ाई करते हैं। पिछले कई दिनों से हम स्नेहा को अपनी बालकनी में धीरे धीरे फ़ोन पर बात करते हुए देखते थे, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर 2-3 दिनों से 2 लड़कों को रात को बिल्डिंग के आसपास चक्कर लगाते देख हमें कुछ शक हो रहा था। हम आपसे बात करें या ना करें और आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे या नहीं, हम सब आपस में इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक जब विनय चाय पीने के लिए बालकनी में निकला तो उसे नीचे 2 लड़कों के साथ एक लड़की दिखी। उसने ध्यान से देखा, वो स्नेहा ही लगी। विनय चाय का कप अंदर रखकर तुरंत उनके पीछे भागा। जाते वक्त सिर्फ इतना ही बोला, शायद स्नेहा कहीं जा रही है, मैं उसे लेकर आता हूँ। विनय को अकेला जाता देख राहुल भी उसके पीछे पीछे भागा। चूंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ और हमें ये पक्का पता भी नहीं था कि वो स्नेहा ही है या कोई और थी, इसीलिए हम आपको जगाकर क्या बताएं या नहीं, ये सोच ही रहे थे कि आप सब खुद ही जग गए। अंकल, आप लोगों ने इस अनजान शहर में हमें जितना प्यार और स्नेह दिया है, उसके बदले हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी आप लोगों के सम्मान की रक्षा करनी पड़े तो वो कम है। हमें पता है कि स्नेहा का कोई बड़ा भाई नहीं है, ऐसे में बड़े भाई का कर्तव्य हमें ही निभाना है। उनकी बातें पूरी भी नहीं हुई थीं कि राहुल और विनय वापस आ गए। उनके साथ डरी सहमी सी स्नेहा भी खड़ी थी। विनय ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। अंकल, स्नेहा किसी सड़क छाप के साथ जा रही थी कहीं। मैंने आज इसे न जाने कितने चांटे मारे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने आप पर काबू न रख सका। जो पिता अनजान अपरिचित बच्चों पर इतना प्यार न्यौछावर करता हो, उस पिता की बेटी ने उनके मुंह पर कालिक पोतने से पहले जरा भी न सोचा। बस यही सोचकर मैं अपना आपा खो बैठा था। मुझे अफसोस है तो बस इस बात का कि इसकी हरकतों पर शक होते ही मैंने एक बड़े भाई की भूमिका अदा करने में देर कैसे कर दी। अगर मैंने उसी वक्त इसे थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये इतनी बड़ी गलती नहीं करती और ना आप लोगों को शर्मिंदा करती। उन लड़कों को धन्यवाद शुक्रिया कहने के लिए ना तो हमारे पास शब्द थे, ना ही जबान। हम स्नेहा को सही सलामत लेकर घर में आ गए। दिनचर्या धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। बदलाव बस इतना आया कि नीरा अब उन लड़कों के बजाय अपनी बेटियों को ही शक की निगाह से देखने लगी। पहले उन लड़कों से सामना हो वो नहीं चाहती थी और अब उनका सामना कैसे करेगी ये सोच सोच कर परेशान थी।